जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड पर ही बात हो रही है, बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से सामने आ रही है। और अगर हम देखते हैं तो कनेक्शन कैंप भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। कहीं ना कहीं स्क्वाड अनाउंस होने से पहले जो कनेक्शन कैंप लगाया गया जिसमें गुफ्तगू की गई, उस हवाले से ही बहुत सारी चीज़ें जिक्र करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर हम इंग्लैंड का स्क्वाड देखते हैं तो वो एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्क्वाड। तो हाफिज़ साहब, ये जो स्क्वाड के साथ जो लड़ाई होने वाली है, जो एक मैच हमारे सामने होने वाला है, स्क्वाड की हैसियत से कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? देखिए, ये पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है अपने, ठीक है, और इंग्लैंड की मेज़बानी करनी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अच्छी क्रिकेट खेला नहीं है। इंग्लैंड की बैटिंग निस्बतन नहीं ख़ासी बेहतर पाकिस्तान से दिखाई देती है। आप तजर्बे के एतबार से भी देख लें और आप जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ वक्त से, और पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने आखिरी सीरीज़ जीती थी, और पिचेस के एतबार से अगर पाकिस्तान की बॉलिंग का बुनियादी तौर पर यह बड़ा इम्तहान होगा अगेंस्ट इंग्लैंड के। पाकिस्तान की बॉलिंग क्या उनको रन्स करने से रोक पाती है या नहीं रोक पाती है, क्योंकि रन्स तो वो आज़ादाना करने में सारी दुनिया में माने जाते हैं और अभी भी वो कर रहे हैं इस वक्त भी। तो ये इम्तहान होगा, मुकाबला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बैटिंग का होगा कि रन्स करने से रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। कि अगर उन्होंने 500-600 रन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिए तो भले उनकी बॉलिंग वो ना हो जिसमें जोफ्रा आर्चर और नहीं है उसमें मार्क वुड, हाँ। तो वो 500-600 रन्स का अपना एक बड़ा दबाव होता है। 2, 3, 4, 5, 6 ओवर्स अच्छे लगते हैं तो 2-3 विकटें अगर गिर जाती हैं एक सेशन में, इवन बात कर लें एक सेशन ओवर्स की बजाय सेशन में चले जाएँ, 4-5 विकटें गिर जाती हैं तो फिर मुश्किल होता है कि आपने अगर 500 रन्स के पीछे जाना है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग का और उसका इम्तहान होगा, उनका मुकाबला होगा असल में इंग्लैंड की बैटिंग का। रन्स रोकने के एतबार से अगर पाकिस्तान नहीं रोक पाया इंग्लैंड को रन्स करने के लिए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सीरीज़ होगी। और इस सारे हालात में कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हारा है, क्या ये वाले टेस्ट मैचेस पाकिस्तान नताइज के एतबार से कुछ बेहतर खेलता है या नहीं खेलता है? और वैसे भी अभी पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी उतनी ज़्यादा इनफरादी तौर पर भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। एज़ टीम तो अच्छी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं और 2-3 बरस से हम अपने मैदानों पर भी कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाए हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल सीरीज़ पाकिस्तान के लिए हो सकती है। देखते हैं कि वो आते हैं पिचेस पाकिस्तान, चूँकि जब पिंडी में हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेले उसमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया, उसमें हिकमत अमली मुख्तलिफ नज़र आई। यहाँ पर जब हम स्क्वाड को देखते हैं तो स्क्वाड को देखते हुए हिकमत अमली मुख्तलिफ नज़र आती है। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से आगे जब ये प्लेइंग पिच के हवाले से कि पिच क्या होती है, प्लेइंग 11 उसके बाद आएगी। डेफिनेटली जो टीम मैनेजमेंट है दोनों साइड की वो पिच को देखेंगे, उसके बाद फिर अपनी 11 का फ़ैसला करेंगे पिच कौन बेहतर पड़ता है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर पिच रीडिंग की, उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्लेइंग 11 पिच की मुनासबत से खिलाई, पाकिस्तान वो नहीं कर पाया। अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये भी एक इम्तहान होगा पाकिस्तान का कि हमारी टीम मैनेजमेंट क्या वाकई जो पिच उनको जो उनकी बातचीत होती है उस हिसाब से तैयार होती है, उस तरह से तैयार होती है, या फिर ये नाकाम होने के बाद फिर मलबा पिच के ऊपर डालते हैं। हालांकि वो उसी ग्राउंड पर, उसी पिच पर जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स नाकाम हुए, बांग्लादेश ने विकटें भी लीं, उन्होंने रन्स भी किए। सो अब देखना ये कि इस मरतबा पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, होपफुल हैं हम सब और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट इतनी बुरी क्रिकेट जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने खेली है वैसा ही उन्हीं गलतियों का हम दोहराएं ना इंग्लैंड के ख़िलाफ़। लेकिन हाफिज़ साहब, इंग्लैंड निस्बतन जैसा आपने भी कहा एक मुश्किल टीम महसूस होती है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पिच रीडिंग का भी होगा। अच्छा, बासित अली साहब की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने रिसेंटली जो हमारे इसके वाइट बॉल क्रिकेट के जो कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनके हवाले से भी कहा कि शायद चैम्पियंस कब तक ही हैं ये और इसके बाद फिर ना हो, क्योंकि प्रॉबली उनको महसूस हो रहा है कि कोच वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए कोच की हैसियत से, या शायद कोई और इसकी वजूहत भी हो सकती हैं। तो कोचेस का कितना इम्पैक्ट होगा इस चीज़ के ऊपर? मतलब अजहर महमूद साहब की बात करें, उन्होंने लास्ट टाइम पिच को ब्लेम कर दिया, इस बार कितना असर है कोचेस का, कितना होना चाहिए? तो बासित साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान टीम के कोच नहीं रहेंगे गैरी क्रिस्टन। हाँ, यानी उन्होंने एग्जैक्टली कहा है कि मुस्तकबिल में उन्होंने जो पेशगोई की है उसके बारे में उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो बहुत दूर है ना अभी चैंपियंस ट्रॉफी। और गैरी जो हैं वो वाइट बॉल के कोच हैं। अभी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलनी है। देखिए, ये अभी पाकिस्तान ने कनेक्शन कैंप भी किया था, उसमें ये दोनों फॉर्मेट्स के कोच मौजूद थे वहाँ पर, ठीक है।
गैरी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक सवालिया निशान है और दूर की बात है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो करवा जाएंगे ना। देखिए बात यह है कि वो पाकिस्तान क्या खेलता है उसमें, अगर वो फ़र्ज़ कर लें जो कि बहुत ही मुश्किल है हालात को देखते हुए। वैसे तो पाकिस्तानी तो हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होगी ना कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाए, और अगर पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत जाता है तो फिर तो कोई भी तब्दील नहीं होगा, फिर तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान क्रिकेट कैसी खेलता है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, जहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, हाइब्रिड पर हो, जहाँ भी हो। पाकिस्तान की टीम की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए आने वाले चंद माह में पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, कुछ नए खिलाड़ी अगर ऐड हो जाते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, तो पाकिस्तान हैरान कुन अगर नताइज देता है तो हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी जबकि हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलनी है, तो कोचेज़ का बहरहाल अगर आप इतने बड़े बड़े नामों को बैसीत कोच लेकर आए हैं और आप उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान टीम के मसाइल को हल करेंगे, तो ये एक और पहलू है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए, उसमें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आप एक 2 रुकनी कमेटी बनाते हैं इसी कोचिंग स्टाफ के होते हुए कि जो खिलाड़ियों के मसाइल सुनेंगे और उसको हल करेगी, तो फिर कोचिंग स्टाफ की क्या ज़रूरत है, सपोर्ट स्टाफ किस लिए है? अगर कोई आपको एक और 2 रुकनी कमेटी की या किसी भी एक ऐसी कमेटी की ज़रूरत है जो खिलाड़ियों के मसाइल सुन सकती है, तो खिलाड़ियों के मसाइल तो सबसे पहले उसके कोचिंग स्टाफ तक और उससे पहले कप्तान तक आते हैं। कप्तान एक ब्रिज होता है बिटवीन टीम एंड कोचिंग स्टाफ एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द टीम। कप्तान सबसे बड़ा ब्रिज होता है, और अगर कप्तान ही उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो फिर तो मसाइल आपके बिगड़ेंगे और ज़्यादा। तो कोचेज़ का किरदार है अपनी जगह पर एक, ठीक है, लेकिन क्या वो सब चीज़ों पर गालिब आ सकता है, हावी हो सकता है? ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे, अगर आपके प्लेयर्स टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दुरुस्त वक्त पर जब आपको ज़रूरत होगी विकेट्स की, बॉलर्स विकेट नहीं ले पाएंगे, जब रन्स की ज़रूरत होगी बैटर्स रन्स नहीं कर पाएंगे, कप्तान को अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी टीम को कैसे इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ खिलाड़ियों को वो नहीं कर पाएगा, तो कोच कुछ भी नहीं कर सकता बाहर बैठकर। और अगर आपके एक से ज़्यादा खिलाड़ियों की फॉर्म जो है वो डिप है उसमें, तो उसमें कोच उनकी मदद कर सकता है उनको बेहतर करने के लिए। लेकिन हमें वो भी अभी तक जो सूरत हाल है उस पर भी उस अंदाज में काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि होना चाहिए था। जैसे अब्दुल्ला शफीक का मसला चल रहा था, तो क्या उनके लिए या और लोगों के लिए इस चैम्पियंस कप के बजाय जिन्होंने आपकी WTC के मैचेस खेलने थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उनके लिए कुछ आपको मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को उनका इंतज़ाम और बंदोबस्त करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? एक ख़्याल है कि थी, उसको नहीं किया गया। तो अब देखते ही हैं कि जब ये इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये किस तरीके से वो बैटर्स पाकिस्तान के जो कि अगेंस्ट बांग्लादेश रन्स नहीं कर पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या वापस आते हैं फॉर्म में, रन्स करते हैं या नहीं करते हैं? अगर रन्स नहीं करेंगे तो कोच बाहर बैठा क्या कर सकता है? असल मसले की अगर जड़ तक नहीं जाएंगे तो ऊपर से अगर आप रंग रोगन करते रहेंगे तो ठीक है। अगर कोचेज़ के नाम पर लोगों ने खुश होना तो वो होते रहें, बस ठीक है, होते रहें, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। आपने हाई परफॉर्मेंस कोच भी रख लिए, आपने असिस्टेंट कोच भी रख लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कोच रख लिए, कोच का भी कोच रख लें एक, तो चीज़ें हैं ना, मेंटोर्स हैं, उनके नीचे हेड कोच हैं, उनके नीचे कप्तान हैं, कप्तानों के नीचे आगे टीम्स हैं। अच्छा, ये वैसे एक बड़ी गुफ्तगू इस हवाले से भी हो रही थी जब ये चैम्पियंस कप से भी पहले कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो डोमेस्टिक के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जहाँ पर 5-5 मेंटोर्स होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे वो आगे बताएंगे कि इन प्लेयर्स में से ये प्लेयर्स आगे इंटरनेशनल के लिए हमने तैयार किए हैं। फौरी तौर पर हाफिज़ साहब, ये मतलब अभी जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इसमें तमाम लोग जो हैं ये चैम्पियंस कप तो खेल रहे थे, लेकिन इनमें ये तमाम लोग परफॉर्मेंस के अतबार से इनसे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद थी चैम्पियंस कप में। मेंटोर्स का आपको लगता है कि कोई इसके अंदर अमल दखल होगा, ये जो स्क्वाड बनाया गया है या जिस तरह से कहा गया था कि वो भी अपनी राय देंगे इसके अंदर, डू यू थिंक कि उसका कोई इम्पैक्ट इसमें होगा? तो बेहतर ऑप्शंस कौन से ऐसे आपके ख्याल में? जैसे मुझे पर्सनली जो लगता है, मुझे लगता है कि इन्हें साजिद को एक मौका देना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जाहिद महमूद को होना चाहिए था, नुमान अली को उन्होंने शामिल किया है। नुमान अली मतलब ठीक है, बहुत पुराने प्लेयर हैं, जाहिद महमूद हो सकते थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कामरान गुलाम भी हो सकते थे, हसनैन को मौका देना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात आ रही थी, इनको फिट किस तरह से करते हैं, मगर तो सिलेक्टर्स का काम है ना। देखिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जो आपकी टेस्ट टीम होती है इसकी इंटायरली सिलेक्शन डिफरेंट अंदाज में होती है। जैसे कि आप T20 मैच में करते हैं उससे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको ये जब आप टेस्ट मैच टीम मुंतखब करते हैं तो आपको ये एहसास होता है जब आप सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं टीम की, कि कौन सा बॉलर किस वजह से मुंतखब किया जाता है और कौन किस वजह से बाहर होता है। कामरान गुलाम का जैसा कि हम काफ़ी दिनों से पहले भी जिक्र कर रहे थे
कि कामरान गुलाम कहाँ पर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रन्स हैं और ये तो अभी वनडे फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं, उनकी फ़र्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंसेज हैं और जब उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे उस वक्त भी उनको मौका नहीं मिला था और अब जबकि उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट में भी रन्स कर दिए हैं, 4 डे में भी रन्स करते हुए आ रहे हैं और आपके स्क्वाड का हिस्सा भी थे और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इस स्क्वाड को जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए ऐलान किया उसका उन्होंने जारी किया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद अली और कामरान गुलाम सेलेक्टर्स के प्लान्स का हिस्सा हैं। अब प्लान्स का वो कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनका वो कामरान गुलाम हिस्सा हैं, क्योंकि अभी तक तो वो परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनको जिस जगह पर होना चाहिए था वो नहीं उस जगह पर नज़र आ रहे हैं। उनका मसला इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि शायद जो टीम के नुमाया खिलाड़ी हैं जिस जगह पर उन्होंने बैटिंग करनी है तो उनका बैटिंग ऑर्डर क्लैश कर रहा है, तो उनके लिए वो अनलकी कहा जा सकता है। अब यही काम सेलेक्टर्स का या टीम मैनेजमेंट का होता है कि इन फॉर्म प्लेयर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऐसे इन फॉर्म प्लेयर को आपने उसकी फॉर्म से फ़ायदा कैसे उठाना है, ठीक है। तो ये उन लोगों का काम है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर उसकी इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के बेस्ट 150 प्लेयर्स के सामने भी उसने स्कोर कर दिए, 4 डे क्रिकेट में पाकिस्तान में जब वो खेल रहे थे वहाँ पर भी रन्स करके आ गए, तो उसमें ये रास्ता निकालना सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का काम था, क्योंकि कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उसको रास्ता निकालते हैं फॉर्म से।